हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो लास्ट में क्या पढ़े? सर्कुलर मोशन। बहुत ही आसान है। उसका लास्ट क्लास है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी तक? पहली बात मैंने पढ़ाया कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन सर्कल इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। उसमें दो चीज़ है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, देन मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, और उस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में कोई टेंसर एक्सेशन नहीं है, सिर्फ रेडियल एक्सेशन है। सो इट रिक्वायर्स सेंटीमीटर फोर्स, दैट इज mv²/r। और अगर उसका दोनों चेंज कर रहा हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी लगातार चेंज कर रहा हो, मींस इट हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आल्सो, राइट? इन दैट केस देयर विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंशियल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो डिफरेंट फोर्स से डिफरेंट इंस्टेंट पे उसको प्रोवाइड करते हैं। कभी टेंशन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी फ्रिक्शन करता है, कभी नॉर्मल करता है। हम लोग सारा एग्जांपल्स लेके भी देखे, राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज रेडियल कंपोनेंट ऑफ स्यूडो फोर्स इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन रोटेटिंग फ्रेम, राइट? अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है? ये बॉल ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस आर है, ठीक है? अब यहां पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है। इसका मास क्या है? m। चलो अभी मानते हैं ये बॉल फ्रिक्शनलेस है। बॉल क्या है? फ्रिक्शनलेस, स्मूथ है। तो क्वेश्चन को आसान करते हैं। देन फाइंड एंगल थीटा so that this ball rotates, this block rotates with ball। चलो एंगल थीटा दे दिया हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा। चलो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर एक ब्लॉक है, इसका मास m है, वैसे यहां पे रखा हुआ एंगल थीटा है विथ दिस एक्सिस। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट दिस बॉल एंड ब्लॉक रोटेट्स टुगेदर। ये क्वेश्चन है। Find value of omega so that this ball and block rotates together। मतलब बॉल इस ब्लॉक हेमिस्फेरिकल बॉल, ये ब्लॉक जो है इस बॉल के साथ रोटेट करे। आपको निकालना है ओमेगा। फटाफट को मैं भी कर रहा हूं, जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए, ओमेगा निकालना है। ऑप्शन ए √RG tan थीटा। ऑप्शन बी √RG cos थीटा। ऑप्शन सी √RG। ऑप्शन डी √RG cot थीटा। ऑप्शन ई नोटा। G is action due to gravity. You have to find value of omega so that this ball, लिख देते हैं क्वेश्चन। Find value of omega so that ball and block rotates together। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपको एक वेज दिए थे, इस पे एक ब्लॉक रख दिए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस वेज सो दैट दे मूव टुगेदर। उसमें ए क्या आया था? G tan थीटा, याद है? कुछ ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन मोशन था, मतलब स्ट्रेट लाइन आया था, यहाँ पे रोटेट कर रहा है बॉल, इसको इसको साझा ना। यहाँ फ्रिक्शन अभी नहीं है, यहाँ पे म्यू 0 था इसके बीच में, और यहाँ पे म्यू 0। बिल्कुल ऐसा ही है। हो गया? ओके, अब मैं कर रहा हूँ। हम इसका वीडियो बनाते हैं। नीचे क्या लगेगा? mg। इधर लगेगा नॉर्मल,
और हम क्या करते हैं, इस पे बैठ जाते तो आसान होगा, जैसे हम यहाँ पे वेट पे बैठे थे, हम बाउल पे बैठ गए, सो हमको लगाना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, और r ये रेडियस होगा भाई, r कौन सा रेडियस, ये, बिकॉज ये जो सर्कल में घूमेगा वो इस सर्कल में घूमेगा, जब ये बॉल रोटेट कर रहा है तो उसके साथ ब्लॉक इस सर्कल में घूमेगा, सो इसका रेडियस ये स्मॉल r है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। अब हम इस पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, अब फोर्स बैलेंस कर देता है, किस डायरेक्शन में करें, जिधर करना है कर लो, तो हमको ओमेगा निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, चलो ये एंगल थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, सो वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो करते हैं, तो क्या आएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट इधर क्या होगा, n sin थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, या डायरेक्ट कर सकते, आपको n को हटाना था, आप डायरेक्ट इसके अलोंग फोर्स बैलेंस कर सकते थे कि ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो यू कैन डायरेक्टली राइट mg sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, डायरेक्ट सकते हो। चलिए इससे कर देते हैं, डिवाइड लो फ्रॉम 2/1, आंसर सेम आएगा, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g, राइट। सो g tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सेम आ गया यार, इसका एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर r, g tan थीटा यहाँ भी आता था, वाह मजा आ गया, इनका मेथड तो सेम है, बिल्कुल सेम आया। अब आंसर तो ये नहीं आया, सो ओमेगा स्क्वायर, अब क्या होगा, g tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हाट इज स्मॉल r, सो अगर ये r है, दिस इज r sin थीटा, r sin थीटा, राइट, ये हमारा स्मॉल r है, r sin थीटा, सो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g sin थीटा बाय cos थीटा बाय r sin थीटा, राइट। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, अरे यार बस इसको r sin थीटा डिवाइड कर दिए, sin थीटा कैंसल, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाय r cos थीटा, सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट दिस, ये आंसर होगा। कोई डाउट नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब इसमें चीज आपको दिखाते हैं, ये आ गया ना, तो आंसर क्या होगा, नॉलेज, आंसर क्या होगा, नोटा। अगर हम n को निकालेंगे डायरेक्ट, हम इस चूंकि अगर हम इसके ऊपर बैठे हुए हैं, सो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे mg sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और you can write mg sin theta equal to m omega square, r is r sin theta cos theta, m cancel, sin theta got cancel, यहाँ से डायरेक्ट आया g equal to omega square r cos theta, so omega equal to under root g by r cos theta, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यही फायदा है, जिस पे हम बैठ गए तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब एक चीज और दिखाते हैं, हमें क्या आया, ओमेगा स्क्वायर जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, सो व्हाट इज कॉस थीटा, जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, राइट, cos theta should be less than equal to 1, so g by omega square r should be less than equal to 1, so omega square r should be greater than equal to g, so omega should be greater than equal to
√g/r। मतलब अगर ओमेगा इससे छोटा होगा ना तो आपको ऐसा कोई पोजीशन नहीं मिलेगा, कोई थीटा का वैल्यू जहां पे रुका रह सकता है। समझो, ओमेगा पहली बात तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहां से ले सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, सो मिनिमम ओमेगा शुड बी √g/r। अगर आपका ओमेगा उससे कम होगा कि कहीं भी आप रख दो नीचे गिर ही जाएगा। मींस इफ ओमेगा इज लेस देन दिस for no value of theta this block can rotate with this ball। मैं ये सिखा रहा हूं, कोई डाउट है? अब हमने यहां पे हेमिस्फेरिकल बॉल दिया, इसी को ये भी तो कर सकते हैं। तो सब कुछ कनेक्टेड है, एवरीथिंग। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है एडिशनल एक्सरसाइज में। एक रिंग है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। फिर से वही जो मैं आपको प्रूफ किया ना कि प्रूव दैट ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। मीन्स अगर ओमेगा इससे छोटा होगा फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा दिस कैन रोटेट, मतलब ये हमेशा नीचे आ जाएगा, साथ रहेगा हमेशा नीचे आ जाएगा। ये प्रूव करना है कि अगर ओमेगा इससे छोटा होगा ये हमेशा नीचे आ जाएगा, बिकॉज दोनों साथ रोटेट नहीं कर सकता। सेम थिंग है यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड होगा, इसका रेडियस r है। सो अगर फिर से कोई क्या अंतर पड़ता है, ये नॉर्मल नीचे mg और इस पे बैठ गए, इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m²r sin थीटा, बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस रेडियस इज r sin थीटा। इससे सब कुछ वही है कि नहीं है, कंप्लीट रिपीट है कि नहीं है? अब वो पूछेगा ओमेगा, एक है ना √g/r cos थीटा। ओमेगा फिर से क्या आएगा √g/r cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू, फिर से अगर देखेंगे तो समझ आएगा ओमेगा मिनिमम √g/r। पक्का? ओके। अब लिखिए कॉनिकल पेंडुलम, यहाँ शुरू कर लेते हैं, फिर से उस क्वेश्चन पे आएंगे। कैसे पहले कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, पहले कर लेते हैं कॉनिकल पेंडुलम, बिल्कुल सेम है। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम आप जो सिंपल पेंडुलम देखते हो, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? या आप जो सिंपल पेंडुलम देखते हो वो ऐसे ऐसे से करते रहता है, राइट? कॉनिकल पेंडुलम इस हिसाब से कोन बना के घूमता है, लाइक दिस। तो ये जो अगर एक बॉब है, मान लीजिए स्ट्रिंग है, यहाँ एक बॉब है, उस बॉब का मोशन जो है सर्कुलर है और उसका रेडियस ये होगा। इसको यहाँ पे अगर फिगर बनाए तो ऐसा पूछा है। ये थीटा एक कोन बना रहा है, कोन कोन कोन। अगर आप देखोगे तो इस बॉब के बेस में क्या बनेगा, कोन बनेगा। चूंकि बना रहा है कौन से, इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। समझिए, एक बिजनेस तो कर सकते हैं झालमुड़ी बेचने का। अब अच्छा ही मिलता है, इतना क्लास में बनाया ना तुम लोगों के सामने, थोड़ा एक्सपर्ट हो गया। यहाँ पे ये बंधा हुआ है और यहाँ पे एक बॉब है, बॉब इस सर्कल में घूम रहा है। ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग बॉब इस सर्कल में जा रहा है, तो उसका रेडियस क्या है, ये, और एक कोन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये कोन बन रहा है। ये समझो कि स्ट्रिंग पूरा इसको इस तरह से रोटेट हो रहा है, ये बॉब ऐसे रोटेट हो रहा है, उसका सर्कल का रेडियस ये है और ये इस कोन का जो हाफ एंगल है थीटा। वर्टिकल एंगल वो क्या है, हाफ एंगल ऑफ कोन, इसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ओके, अब इस केस में हमको पूछता है टाइम पीरियड, सब कुछ दिया रहेगा आपको, टाइम पीरियड पूछेगा, डिफरेंट थिंग कुछ दिया रहेगा, उसके टर्म में अलग पूछेगा क्या क्या जैसे दे सकते हैं। यहाँ पे इसका पीरियड आते हैं बॉब का mg, इधर t, राइट, और हम इसके ऊपर बैठ जाते हैं, इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर फिर से इसका लेंथ l है तो ये रेडियस क्या होगा, l sin थीटा, दिस इज द रेडियस।
ये क्या होगा एल साइन थीटा। सो एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। अब देखो बिल्कुल सेम बढ़िया है ना, सिर्फ वहां पे जो नॉर्मल था यहाँ पे टेंशन हो गया, इसलिए आपको साथ में करवा दिया। अब भी जो मैं आपको करवाया था बॉल वाला क्वेश्चन वैसा ही तो है, वहां पे टी की जगह नॉर्मल था, यहाँ पे क्या आ गया टी। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, लेना था लो, ये भी थीटा है। सो वर्टिकल अगर फोर्स बैलेंस करते हैं तो क्या होगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। एंड हॉरिजॉन्टल में टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। तो फर्स्ट थिंग टेंशन तो निकल गया। अगर आपको ओमेगा वगैरह दिया हुआ है यू कैन फाइंड टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टी निकल गया, राइट, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से अगर मान लिए आपको ओमेगा निकालना है तो यहां से टी हमको पता है एम जी बाई कॉस थीटा है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो यहां से ओमेगा भी निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल कॉस थीटा। सो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। सो डिपेंड करता है आपको क्या पूछा गया है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। फिर से देखो हमारे ओमेगा मिनिमम अंडर रूट जी बाई एल। नहीं, और कॉनिकल पेंडुलम में घूमना है हर मिनिमम ओमेगा अंडर रूट जी बाई एल। अब आपको थीटा दिया रहेगा, ओमेगा निकलेगा, टाइम पे निकलेगा 2 पाई ओमेगा। अगर आपको थीटा दिया हुआ है यू कैन फाइंड टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, निकल जाएगा ना। ओके, अब एक और तरीका है, यहां पे आपने निकाला टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल, जरूरत नहीं उसका। सो यहां से ओमेगा निकल जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा, निकाल सकते हैं। व्हाट इज ओमेगा मिनिमम अंडर रूट जी बाय एल। तो जो वहां पे आर था यहाँ पे एल आ गया, बिल्कुल सेम थिंग है यार, कोई नया हमने नहीं किया है। आप देखो ठीक है, इसको छापो, मैं कुछ भी नया नहीं किया हूं, मैंने आपको एक बॉल वाला क्वेश्चन कराया, उसी से सब कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल सेम थिंग है। बॉल में नॉर्मल था, यहाँ पे टेंशन है, ठीक से देखो। किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछो, तो भाई छापो फटाफट। हो गया, छाप लिए। अब आगे बढ़ते फिर से। ये कॉनिकल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें से जैसे मान लें कि आपको कभी ओमेगा पूछ दिया तो कॉस थीटा दिया रहेगा, कभी थीटा पूछ देगा तो ओमेगा दिया रहेगा। सो कोई मतलब और सब दिया रहेगा। इस इक्वेशन जितने भी रिक्वायर्ड वैल्यू है, एक कोई अननोन रहेगा, वो आप उस इक्वेशन से निकाल सकते हो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब फिर से आते हैं अपने बॉल वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने वेट वाला क्वेश्चन आपको दिया, इसमें मान लीजिए हमको निकाला था इधर जो इसका एक्सेलरेशन जी टेन थीटा होता है, तो ये दोनों साथ चलता है, याद है। और अगर हमको पूछे थे व्हाट इज एफ रिक्वायर्ड, एम प्लस एम जी टेन थीटा, जब ये स्मूथ था, बट आपको हम फ्रिक्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन फ्रिक्शन दे दिए थे, और उस केस में इस एक्सेलरेशन का एक रेंज आया था
हमने कहा था फाइंड रेंज ऑफ एक्शन फॉर विच दे कैन मूव टुगेदर, याद है? एक बार फिक्सर नीचे, एक बार फिक्सर ऊपर लाके आप लोग किए थे। अब आपको सेम क्वेश्चन फिक्सर में करवाया हुआ हूँ। अब इसी को रेप्लिकेट करते हैं अभी यहाँ सर्कुलर मोशन में। क्या करते हैं? हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, फिर से वही प्यारा सा बाउल थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये तो लेंस बन गया। ठीक, अब मान लीजिए एंगल थीटा आपको दिया हुआ है, फिर से ब्लॉक रखा हुआ है, ये रेडियस आर। देन क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा। क्वेश्चन प्रेशर बिटवीन बॉल एंड ब्लॉक इज म्यू। अब स्मूथ नहीं है, कंसीडर फ्रिक्शन आ गया म्यू। देन क्वेश्चन इज फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा for which block and ball rotates together। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके एनसीईआरटी में टर्निंग ऑफ व्हीकल दिया हुआ है ऑन सर्कुलर ट्रैक, और वहां पे बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मत समझना कि नीट में नहीं पूछा, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा ड्राइव करके रिजल्ट लिख दिया हुआ है उसमें। तब ये करो, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा फॉर विच ब्लॉक एंड बॉल रोटेट टुगेदर। ये ब्लॉक जो है बॉल के साथ घूमे। जब म्यू नहीं था, एक फिक्स वैल्यू आया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्या आया था, G/R cos थीटा, राइट? अब म्यू आ गया है, एक रेंज आएगा, उस रेंज को फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट। फाइंड रेंज ऑफ ओमेगा फॉर विच बॉल एंड ब्लॉक रोटेट टुगेदर। हो गया? चलो अब मैं करता हूं। अब इसका मैं वीडियो बनाते हैं। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना, ओके। इधर लगेगा, भी को हटाते हैं, डिस्टर्ब करेगा। इधर लगेगा नॉर्मल, राइट? इधर लगेगा mg, और हम इस बॉल पे बैठ जाते हैं। सो इधर लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। बाद में उसको पुट करेंगे, अभी r के टर्म में आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन किधर लगाएंगे? तो देखो, अगर ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो इसको ऊपर ले जाएगा। ऐसा हम आपको सब कुछ हम करवा चुके हैं। अरे भाई, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी क्या है, थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, और ये है 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं? अगर ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो एम स्क्वायर आर कॉस्ट इसको ऊपर लेके चल जाएगा, उसके साथ फिक्स किधर लगेगा, नीचे। मानते हैं हमको भी निकालना है मैक्सिमम ओमेगा, तो हम एफ किधर लगाएंगे, नीचे। इधर हम लगा दिए फिक्स, हो गया। अब चूंकि हम इस बॉल पे बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए इस ब्लॉक पे हर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0। हम पहले अलोंग द इंक्लाइन फोर्स को बैलेंस करते हैं। थोड़ा बड़ा सा इक्वेशन आएगा, बट क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, फिजिक्स खत्म हो चुका है। आपने एक बार वीडियो बना लिया, फिजिक्स खत्म हो गया है। इसमें किसी को दिक्कत है? अरे नॉर्मल लगा परपेंडिकुलर प्लेन, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम दिस ओमेगा स्क्वायर आर। फ्रिक्शन, अब ओमेगा बहुत ज्यादा होगा तो इसको ऊपर लेना चाहेगा, इसको अपोज देना, फ्रिक्शन लगेगा नीचे, हो गया। अगर इसके अलोंग फोर्स को बैलेंस करें तो क्या होगा, इधर कंपोनेंट इसके अलोंग लेते हैं, अलोंग द दिस टेंजेंट। इसका कंपोनेंट 0 का नॉर्मल का, इसका आएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इसका कंपोनेंट 0, इसका इधर आएगा, दिस इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। सो f इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस mg sin थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए उसको साथ में रखने के लिए।
फ्रिक्शन। अब हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, जो चाहिए वो फ्रिक्शन के औकात के अंदर हो। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स इज दिस एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, पहले नॉर्मल निकालते हैं। सो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू इधर लिखते हैं, इसका कंपोनेंट तो आएगा नहीं, mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। सो आवर फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू n। सो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा माइनस mg sin थीटा must be less than equal to mu into mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। m तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमको ओमेगा निकालना है, ओमेगा वाले को साथ कर लेते हैं। सो इधर से ये लाते हैं, ये होगा ओमेगा स्क्वायर r कॉमन cos थीटा और इधर से आएगा माइनस म्यू साइन थीटा, राइट। ओमेगा स्क्वायर आर मैंने कॉमन लिया, इधर से cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी कॉमन cos थीटा, सॉरी जी कॉमन म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। अरे समझ में आ रहा है ना, हो तो गया। सो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर इज आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अंडर रूट दिस। तो ओमेगा का हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, ठीक से देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब ओमेगा मैक्स कैसे निकालेंगे, उस केस में क्या होगा, जब ओमेगा बहुत छोट, ये ओमेगा मैक्स में निकल गया, ओमेगा जो है दिस ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, मतलब ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकता है। अब ओमेगा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, mg sin थीटा के कारण mg sin थीटा नीचे आ जाएगा। अरे हाँ नहीं, अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा तो ये mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा, इसको इसी लाना चाहेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। मैं आपको फ्रिक्शन में करवा चुका हूं वेज के केस में, राइट। सो अगर ओमेगा बहुत छोटा होगा, देखो ये mg sin थीटा जो नीचे लग रहा है, कंपोनेंट mg का नीचे mg sin थीटा वो डोमिनेट कर जाएगा और ब्लॉक हेड से भी नीचे आने की तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो सेकेंड केस में एफबीडी बनाते हैं, ये सबको मिटा देता हूं, फिर से पूरा फ्रेश करता हूं, आपको एक बार और समझने का मौका मिलेगा। नॉर्मली मैं क्लास में क्या करता था, उसी को करेक्शन करता था, बट अभी मैं फिर से कर रहा हूं। तो इस केस में अब फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, क्यों, क्लियर है, बिकॉज ओमेगा अगर बहुत छोटा है, इसकी टेंडेंसी होगी नीचे आने की, तो फ्रिक्शन उसको नीचे आने से रोकना चाहिए, इसलिए एफ लगेगा ऊपर। सो अब इस केस में क्या होगा, मैं फिर से पूरा लिख रहा हूं। पहले फोर्स बैलेंस करते हैं अलोंग द वेज, बिकॉज हम इस पे बैठे हुए हैं, हमारे लिए रेस्ट में है, हम इसलिए बॉल पे बैठे हुए हैं। सो हम अब अलोंग द वेज में एफ ऊपर की तरफ है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा ऊपर है, एम जी साइन थीटा नीचे है। सो एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एफ प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इक्वेशन 1। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये लिखते हैं इक्वेशन 1। अब नॉर्मल में कोई चेंज नहीं होने वाला, जो पहले था वही रहेगा, एन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। Now again, required friction force must be less than equal to limiting friction. So F should be less than equal to mu n। मैं फिर से सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, mg sin थीटा
minus m omega square r cos theta must be less than equal to mu n is m omega square r sin theta plus mg cos theta. राइट. सो ओमेगा वाले को 7 कर लेते हैं, उसको इधर ले चल जाते हैं, ये सब इधर ले आते हैं. सो m तो कैंसल हो गया, बचा क्या, g कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं तो बचा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. राइट. डिवाइडेड बाय आर की जगह क्या होगा, आर साइन थीटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. हो गया. सो ओमेगा का रेंज इससे लेके जो पड़ेगा उसके बीच में होना चाहिए. अगर उससे ओमेगा इससे बड़ा होना चाहिए और उससे छोटा होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक एंड बॉल दोनों साथ रोटेट कर सकता है. एम आई क्लियर? ओके. नेक्स्ट. सो अब आपको मैंने सब कुछ करवा दिया, अब कुछ भी नया नहीं बचा हुआ है. अब रिपीट होगा. लिखिए टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक. टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक. टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, दिख रहा है. चलो मानते हैं हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें व्हीकल टर्न कर रहा है, एक गाड़ी भी टर्न कर रहा है. मैं आपको दिखाया बहुत बड़ा. इसका रेडियस जो है, आप मान लो कि इसका जो रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में विड्थ बहुत कम है, इसको मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं. मतलब यहाँ से यहाँ आर से हम मान सकते हैं. रोड का जो विड्थ है उससे से रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ रेडियस सेम है. एक सर्कल ऑफ रेडियस आर मान सकते हैं. ठीक है. अब इससे व्हीकल टर्न कर रहा है. ओके. अब अगर हम गाड़ी में बैठ के एफबीडी बनाते हैं तो क्या होगा. अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, सो अगर हम मान लें ये रेडियस है, अब यहीं पे लेते हैं, आसान होगा समझने में. सो इस केस में अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय r. सो F क्या लगेगा, इधर इसको बैलेंस करेगा. एक तरीका ये समझने का. दूसरा, अगर ये सर्कल में घूम रहा है, ये सर्कल में घूम रहा है. सर्कल में क्यों घूम रहा है, क्योंकि इसको रोड के साथ कांटेक्ट में रहना है और रोड पूरा ऐसे टर्न कर गया. अगर सर्कल में घूमना है तो फ्रिक्शन चाहेगा इसको साथ रखना, तो फ्रिक्शन हैड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो देगा तो किधर देगा, इस डायरेक्शन में. एक और लॉजिक देखो, जब वो टर्न करेगा इस तरह से तो उसका जो व्हील है उसका टेंडेंसी होगा बाहर स्किड करने का. राइट. जब वो व्हील को हम टर्न, आप देखोगे ऐसे हम टर्न कर रहे हैं तो इसका ये ऐसे टर्न कर रहा है, इसका टेंडेंसी किधर जाने का है. अगर हम यहां से ऐसे टर्न किए तो मेरा हाथ टेंडेंसी किधर जाने का है, बाहर जाने का. मतलब बाहर स्किड करना चाहेगा और फ्रिक्शन चाहेगा रोड और उसको साथ रखें, तो एफ उस पर किधर लेगा, अंदर की तरफ. Am I clear? So F लगा towards the center, तो this friction provides here centripetal acceleration. और इसका ऐसे आप भी देखोगे कि आप इसको देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा है. ये हमारा ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका ऐसा कर्वेचर सेंटर इधर है. ठीक है. नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल. सो n इक्वल टू mg. अब इस तरह से सर्कल में घूमना चाह रहा है,
सर्कुलर ट्रैक कुछ है मेरे पास क्या? चलो इसी को मान लेते हैं, मानते हैं ये ट्रैक है, इस पे भी कोई घूम रहा है। सो इसका सेंटर यहाँ पे है, अब यहाँ पे गाड़ी रखी हुई है यहाँ पे। सो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। अब इसका सेंटर इधर है, सो इधर से सेंट्रल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन। वो कितना अगर स्पीड v से घूम रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रल एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाय r। सो सेंट्रिपेटल फोर्स विल बी mv स्क्वायर बाय r। ये हमने ग्राउंड फ्रेम में देखा। अगर हम गाड़ी में बैठ जाएं, सो गाड़ी में बैठ गए, नॉन फ्रेम है तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज v कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही सीधो फोर्स आएगा, रेडियल कंपोनेंट, दैट इज mv स्क्वायर बाय r आउटवर्ड। और फ्रिक्शन इनवर्ड, हमारे स्पेक्ट में गाड़ी क्या है? रेस्ट में है, तो नेट फोर्स 0, सो F शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मैंने आपको सारे फ्रेम समझाने की कोशिश किया कि मैंने क्यों बनाया। ये किस फ्रेम से है? कार फ्रेम से। बेटे हमने किस फ्रेम से बनाया? कार फ्रेम से। तभी हम दिखाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्राउंड फ्रेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं आएगा। सो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है। अगर उसको सेफली टर्न करना है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज mv स्क्वायर बाय r, where m is the mass of car. Car means car plus driver everything, and v is speed of car. Now and here normal is mg। कैसे आपको समझा दिया। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू mg। ठीक है, ओके। So now required friction must be then equal to limiting friction, means absolute is then equal to mu n. So mv squared by r must be less than equal to mu mg. So v must be less than equal to under root mu g r. अब इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग आता है कि आपको रोड और टायर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, तो बोलेगा फाइंड v max फॉर व्हिच दिस कार कैन टर्न सेफली। तो आपको म्यू जी आर पता है, आप v निकाल लोगे, राइट। मींस यहां पे देयर आर 4 थिंग्स, इसमें g तो पता ही होता है, 3 वेरिएबल्स हैं, v म्यू r, आपको कोई दो दिया रहेगा, थर्ड निकाल सकते हो ऑलवेज, और डेट आसानी से तुरंत डिराइव कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या दिक्कत है? फर्स्ट थिंग, आपको मान ली लिखा हुआ है स्पीड लिमिट इज दिस, और किसी कारण से आप पूरा कंप्लीटली म्यू पे डिपेंड, अगर म्यू डिक्रीज कर गया तो आपका स्पीड लिमिट उतना, आपका वी लिमिट स्पीड मैक्सिमम स्पीड भी डिक्रीज करेगा, अगर म्यू डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमम स्पीड डिक्रीज करेगा। अब आपका अगर टायर घिस गया है या फिर किसी ने वहां पे वायर डाल दिया, किसी को आपकी दुश्मनी है, आप पर उसको कार जाना है, एकदम फास्ट ले जाएगा, वहां पे देखा स्पीड लिमिट यहाँ पे 200 km/h था, हम वहाँ पे पूरा वायर डाल देते हैं, म्यू डिक्रीज कर जाएगा। ऑल्दो दे टेक प्रिकॉशन कि कितना म्यू डिक्रीज हो सकता है, बट यहाँ पे हम कंप्लीटली म्यू पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आर इक्वल टू यहां से क्या आया? वी स्क्वायर बाय म्यू जी। अब मान लीजिए हमको मेरा v है, लेट्स से जो हमको मैक्सिमम लिमिट जो है v 108 km पर है, इतना से रोड चलाना है, तो कितना हो जाएगा? 108 इंटू 5/18, 30 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हमको कितना लेना पड़ेगा? 30 स्क्वायर। मानते हैं म्यू मेरा 0.5 है और जी 10 ले लेते हैं, 900/5, 180 मीटर रेडियस का हमको टर्निंग देना पड़ेगा, तब आप 108 km/h से सेफली टर्न कर सकते हो। अरे यार, अगर आर कम कर दोगे तो भी मैक्सिमम भी तो कम जाएगा। सो अगर आपको 108 km पर क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया कोई क्वेश्चन पूछा, in a circular track, if we have to move with maximum speed 108 km/h, coefficient of friction between road and tire 0.5, then find radius of curvature of circular track. इतना, अगर इससे कम r दोगे तो आपका v घट जाएगा, v max घट जाएगा, r डिक्रीज करने से v max डिक्रीज करता है। सो अगर आपको 108 km/h से इस रोड पे टर्न करना है, म्यू आपको दिया हुआ है, तो आपको 180 मीटर का रेडियस का सर्कुलर ट्रैक बनाना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा रेडियस है यार, इसमें बहुत ज़्यादा जमीन वेस्ट होगा, फिर भी वेस्ट होगा। आपको सिर्फ इतना टर्न करने के लिए, मतलब आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे टर्न करके, इतना बड़ा रेडियस जाना पड़ेगा। और सिंपल समझो ना, तुम्हें 90 डिग्री टर्न लेना है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तुम यहाँ से यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ r√2,
और तुम डिस्टेंस क्या ट्रेवल किए, पाई आर बाई 2। सो तुम एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो ना, अगर आर बढ़ेगा, जितना आर ज्यादा का उतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। सो हमको फ्यूल को भी बचाना है और कंप्लीटली न्यू से डिपेंडेंस भी हटाना है। तो जहां पे बहुत हाई स्पीड देना होता है वहां पे रोड को बैंक कर दिया जाता है, बैंकिंग ऑफ रोड मींस रोड कंप्लीट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड है, टर्निंग ऑफ व्हीकल सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल ट्रैक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे टर्न कर रहा है, जब टर्न कर रहे हैं तो टेंडेंसी बाहर स्किड करने का है व्हील का, इसलिए फ्रिक्शन अंदर रहेगा एंड दैट फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। रिक्वायर्ड फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, सो F इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है mv स्क्वायर बाय r, लिमिटिंग फ्रिक्शन है mu mg, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां से मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच इट इज he can turn, that is अंडर रूट म्यू जी आर। मैं बार बार बोलता हूं आपको, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, म्यू जी आर दिया हुआ है, वी मैक्स पूछ देगा, वी मैक्स दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, जी दिया है, आर पूछ देगा, वी दिया हुआ है, जी दिया है, आर दिया है, म्यू पूछ देगा। इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे क्या, फॉर्मूला पुटिंग नहीं करवाएंगे, असाइनमेंट में है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाएंगे, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग। चलो यार एक कर ही लेते हैं, लिखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन road and tire is 0.5. Coefficient of friction between road and tire is 0.5. Radius of circular track is 80 meter. 80 meter. Radius of circular track is 80 meter. Coefficient of friction is 0.5. Then find maximum speed. Find maximum speed with which a car can turn safely on the circular track. Safely. Option A 72 km per hour. Option B 100 km per hour. Option C 20 km per hour. Option D not. फटाफट हो गया क्या? तो सिंपल, अभी हमने देखा वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अब तो डिवाइड कर सकते हैं यार, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है सो एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू म्यू एम जी। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी, यहाँ वी मैक्स है सो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, म्यू कितना है 0.5, जी लेते हैं 10, आर कितना है 80, दैट इज अंडर रूट 400, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 72 km पर आवर। हो गया विदाउट। अब फिर से टाइम पास है यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भी मैक्स देगा, आर देगा, म्यू नम पूछ लेगा, निकाल लोगे। अब हम रोड को जहां पे हाई स्पीड का कार चलाऊंगा वहां पे रोड कहते हैं बैंक करते हैं, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को हम लोग बैंक कर देते हैं, ओके। अब मतलब कुछ ऐसा रोड है, ये
इस तरह से बैंक किया हुआ, ऐसे गाड़ी टर्न कर रहा है, हम इसका एक फ्रंट व्यू बना रहे हैं। हम कौन सा व्यू बना रहे हैं? फ्रंट व्यू। तो सामने से हमको ये दिखेगा, कंफ्यूज मत करना, हमको सामने सिर्फ ये दिखेगा। ऐसा रोड है तो हम ये फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ये वाला व्यू। ऐसा रोड थीटा पे बैंक किया हुआ है, गाड़ी अंदर की तरफ जा रही है। ये गाड़ी का बैक है, मतलब नंबर प्लेट है, मतलब बैक है, गाड़ी अंदर जा रहा है, हम सामने से देख रहे हैं। तो इसका सेंटर किधर है? इधर। सो अगर हम इसके इस पे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। कंफ्यूज मत होना, गाड़ी इधर जा रहा है, हम सामने से ये वाला फिगर ऐसे से देखो, तो सेंटर इधर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। क्लियर? ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल इधर। अब भी हम लेते हैं हाइपोथेटिकल केस, म्यू 0 है। इट्स अ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल केस, कभी म्यू 0 होता नहीं है, बट हमने एक हाइपोथेटिकल केस लिया को समझाने के लिए। सो गाड़ी इस पे इधर जा रहा है, तो mg नीचे, नॉर्मल परपेंडिकुलर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड। अब हम इस समय हमारे लिए इंस्टेंट फोर्स 0 होगा, हमारे लिए रेस्ट में है। सो अगर हम फोर्स बैलेंस कर दें, हम इसके लोग बैलेंस कर देते हैं, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। सो mv²/r cos थीटा is equal to mg sin theta. So m got cancelled, v² equal to, या यहां से निकालते हैं tan थीटा equal to v²/rg. So v² equal to √rg tan थीटा। अब यहाँ पे मैक्सिमम है, सिंपली मतलब भी, यहाँ पे कोई मैक्सिमम नहीं है यार, यहाँ कहीं कोई इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे हर जगह इक्वलिटी साइन है, कहीं भी इनइक्वलिटी साइन नहीं है। मतलब सिर्फ इसी स्पीड पे आप रोटेट कर सकते हो, इससे थोड़ा ज्यादा कम होगा तो गए। अगर v ज्यादा होगा, अगर v ज्यादा हुआ तो आप बाहर स्किप कर जाओगे, बिकॉज ये फोर्स बड़ा हो जाएगा। अगर v कम हुआ तो नीचे आ जाओगे। मतलब एग्जैक्टली इसी v पे चलाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल से कोई मतलब है क्या? ऐसा होता है कभी क्या गाड़ी इसी v पे चले? अगर v बड़ा हुआ तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लेके चल जाएगा, गाड़ी बाहर स्किड कर जाएगा। v कम हुआ, नीचे गिर गए। सो ऐसा कोई प्रैक्टिकली होता नहीं यार, एकदम एग्जैक्ट v पे चलाएं। सो ऐसा ये भी नहीं होता कि म्यू 0। सो अगर म्यू 0 होगा तो v से इस v पे हम लोग सेफली वहां पे टर्न करते हैं। ओनली पॉसिबल वैल्यू, ये मैक्सिमम नहीं है, ओनली दिस v। यहाँ पे कहीं भी इनइक्वालिटी साइन नहीं आया है, सिंपली हमने फोर्स को बैलेंस किया। mv²/r cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, सो tan थीटा इक्वल टू दिस, सो दिस। तो सिर्फ इस v पे सेफली टर्न कर सकते हैं, राइट? तो वो सब पढ़ाई के प्रैक्टिकल तो है नहीं। तो कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, आपको थीटा डायरेक्ट दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल दिया रोड इज बैंक्ड, अ रोड ऑफ रेडियस ट्रैक ऑफ रेडियस कुछ मान लेते हैं 80 मीटर, इज बैंक्ड, यहाँ 40 कर देता है, बैंक फॉर 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। अ ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर इज बैंक्ड फॉर 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी नोटा। G10 लेना, G10। हो गया। तो क्या करेंगे, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू v²/r। अब बैंक फॉर दिस में आपको v दिया हुआ, मतलब सिर्फ इस v पर वो सेफली टर्न कर सकता है। तो 20² r is 40, g is 10, and tan theta equal to 1, theta is 45।
तो बेसिकली ये जो हम पढ़ाए आपको बस इसके लिए, आपको कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली थीटा नहीं देगा, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो नहीं देकर आपको दिया रहेगा वो किस स्पीड के लिए बैंक्ड है, सो वहां से आप थीटा निकाल सकते हो कि कितना एंगल ऑफ बैंकिंग है, इसलिए मैं आपको बताया। क्लियर? अब जाते हैं प्रैक्टिकल केस में। एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, म्यू नॉन जीरो है, म्यू नॉन जीरो है। इसका हम आपको अच्छा भी हमको बॉल वाला केस करवा चुके हैं, कंप्लीटली सेम थिंग है, कंप्लीटली सेम थिंग है। अब रोड बैंक है, फिर से वही फिगर, ये हमारा रोड है बट अब म्यू जीरो नहीं है, फिर से हम ये वाला व्यू बना रहे हैं सामने से, ऐसा दिखाएंगे आपको। फिर से मैं आपको वही व्यू दिखा रहा हूं, दिस ये है गाड़ी अंदर जा रहा है, ठीक है। इसका वीडियो बनाते हैं, इसी फ्रेम में बैठ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, नॉर्मल इधर। अब फ्रिक्शन भी है, म्यू नॉन जीरो है, प्रैक्टिकली यही होता है। अब फ्रिक्शन किधर रहेगा? अगर आप बहुत ज्यादा वी से चलाओगे, अगर बहुत ज्यादा वी से चलाओगे तो हमारा टेंडेंसी है, लोग एम बी स्क्वायर बाय आर मेरा इधर लग रहा है बाहर की तरफ, उसका एक कंपोनेंट इसको ऊपर बाहर इधर स्किड करवा देगा बाहर की तरफ, मतलब फ्रिक्शन लगेगा नीचे, और इस ये तो अभी हम लोग किए हुए हैं। सो अगर v बहुत तेज ज्यादा है तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, राइट, और ये एंगल थीटा है। सो अभी हम लोग किए हैं, तो इस केस में हमको निकालना है v मैक्स क्या होगा, फटाफट आप लोग करो। You have to find maximum v at which this vehicle can turn safely. फटाफट करो, फटाफट। v max for which at which this vehicle can turn safely. हम लोग क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं। अब मैं कर रहा हूं, इधर लिखते हैं, तो क्या होगा, F प्लस mg sin थीटा, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r cos थीटा। So required friction will be equal to mv square by r cos theta minus mg sin theta. This is equation 1. इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए फॉर सेफ टर्निंग, राइट? ओके, फॉर ए नॉर्मल n इक्वल टू mg cos theta प्लस mv स्क्वायर बाय r sin theta. So required friction must be less than equal to mu n. So mv square by r cos theta minus mg sin theta must be less than equal to mu mg cos theta plus mv square by r sin theta. Right? So यहां से क्या आएगा, एम भी को हम साथ करते हैं, सो एम तो कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बाय आर में कॉमन लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू जी कॉमन mu cos theta plus sin theta. So v should be less than equal to rg mu cos theta plus sin theta divided by cos theta minus mu sin theta under root this. ये ना, so v का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गया। देखो ठीक से, ये बिल्कुल सेम थिंग हम लोग बॉल वाला केस में किए थे, वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है, बट ये आपके एनसीईआरटी में भी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है। ओके, अब बताओ, अब वी मिनिमम क्या होगा? उसके साथ फ्रिक्शन ऊपर लगेगा,
और आप वहाँ से वी निकालो, कुछ एक वैल्यू आएगा, ये हम लोग बॉल भी किए थे। सो मान लिया वी मैक्स आया कुछ 150 km/h और वी मिनिमम कुछ आएगा फिक्स वैल्यू 20 km/h। ये आ गया आपका, यहाँ से आ गया वी मैक्स आ लिया, जैसे डाटा पुट किए, वी मैक्स आ गया मेरा, लेट्स से जो मैं कुछ भी ले रहा हूँ, मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, और वी मिन आ गया कुछ ऐसा, लेट्स से जो। इसका मतलब क्या, आप टर्न कर रहे हो और गलती से गाड़ी खराब हो गया तो आप नीचे गिर जाओगे, तो बहुत अनसेफ है। हम जा रहे हैं, मेरा गाड़ी खराब हो गया, हमको टायर लगा, हम गाड़ी रोक ही नहीं पाएंगे भाई, मिनिमम स्पीड तो ये होना चाहिए 20, अब कैसे गाड़ी वहाँ रोक ही नहीं सकते हो तुम, तो प्रैक्टिकली ये भी इम्पॉसिबल केस है। तो प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं, मतलब सर क्या मतलब है, फिर क्यों निकाल रहे हैं। सो प्रैक्टिकली आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से वो छोटा है, और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है उस केस में आपको पता है कि कभी भी ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। आपको हम फ्रिक्शन में बता चुके हैं कि उस केस में फ्रिक्शन अकेला अगर v 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 भी हो जाएगा, फ्रिक्शन खुद mg sin θ को बैलेंस कर सकता है। जो प्रैक्टिकली जो रूट बनाया जाता है उसमें जो इंक्लिनेशन दिया जाता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिपोज से कम दिया जाता है, सो दैट अगर स्पीड 0 भी हो जाए तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर ले। आपको हम बताए थे फ्रिक्शन, आपको याद करो, एंगल ऑफ रिपोज वाज मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट व्हिच ब्लॉक रिमेंस एट रेस्ट। मतलब अगर हम ऐसे भी इसको ब्लॉक, इस गाड़ी को रख दें, v 0 है तब भी फ्रिक्शन उसको रोक लेगा और नीचे नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली v मिनिमम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ v मैक्सिमम ये होता है, v में तो 0 हो ही सकता है, बिकॉज ये है। कोई दिक्कत नहीं। सो ये पार्ट हो गया, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग हो जाता है, आपको फॉर्मूला याद ही कर लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो, अदरवाइज ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ओके। टाइम क्या हुआ है, अच्छा आप लोग स्पीड ब्रेकर देखे हो ना, वहां पे अगर अच्छा आपको कौन सा स्पीड ब्रेकर अच्छा लगता है, आपको ये स्पीड ब्रेकर अच्छा लगेगा या ये वाला अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। बोले सर आपका क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, आप पूछो कहाँ पे, घर के सामने ये अच्छा लगता है और जगह रोड पे ये अच्छा लगता है, नहीं है ना। क्या होता है स्पीड ब्रेकर में कि अगर आपका स्पीड ब्रेकर मान ली बहुत स्टिफ है तो थोड़ा भी मतलब देखते हो स्पीड ब्रेकर बिल्कुल ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल इस तरह का, तो उस केस में आप देखते हो कि आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है ना, आप जंप कर जाते हो, बम्पिंग होता है। और अगर स्मूथ टाइप इस तरह से प्रेशर दिया जाता है तो आप थोड़ा सा हाई स्पीड पे भी आराम से निकल जाते हो। ऐसा क्यों, हम एफबीडी बनाते हैं, मान लें यहाँ पे एक कोई है, ठीक है, यहाँ पे अब इसका एफबीडी बनाते हैं, नीचे mg, इसी के फ्रेम बैठ जाते हैं, ऊपर mv²/r और एक नॉर्मल, ठीक है। अब क्या आया, n + mv²/r = mg, ये ना। अब जब जंप करते हो n क्या होता है, 0, तो n = क्या आया, mg - mv²/r। अब इफ n 0, n बिकम 0 मींस आप जंप कर रहे हो, देन mg = mv²/r, तो उस केस में v = आया √rg। मतलब अगर आपका v √rg से बड़ा हो या इक्वल हो तो आप जंप कर, मतलब इस r पे डिपेंड करता है, किस v पे आप जंप कर रहे हो वो r पे डिपेंड करता है। यहाँ पे r लेसर है, अगर इसका ऐसा कर्वेचर r1 है, तो कर्वेचर r2 है, तो r1 r2 से बड़ा है, तो यहाँ पे √rg भी बड़ा होगा, मतलब ज्यादा v पे भी आप जंप नहीं करोगे। और यहाँ पे चूंकि इसके लिए क्या होगा, v2 = जिस पे जंप करेंगे √r2g, और v1 = जिस पे जंप करेंगे √r1g। मतलब यहाँ पे इससे बड़ा स्पीड होगा या ये होगा तब आप जंप करोगे, और यहाँ पे इससे बड़ा होगा तो जंप करोगे। तो R2 छोटा है मीन्स यहाँ पे कम स्पीड में आप जंप कर जाओगे,
नहीं, इसीलिए स्पीड ब्रेकर जो अगर बहुत स्मूथ टाइप का ऐसा कुछ अगर ज़्यादा होता है, हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में इसको आराम से क्रॉस कर पाते हैं, बट बहुत ही स्टिफ अगर स्पीड ब्रेकर है तो आप बहुत कम स्पीड में जंप कर जाते हो। क्यों? क्योंकि R2 कम गया। क्लियर? तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ये आपको करना है, नहीं होगा तो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। एक इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है, ये मान लिए एंगल है कुछ अल्फा, सिमेट्रिक है, ये भी अल्फा है, रेडियस r, ठीक है। अब एक साइक्लिस्ट को इस पूरे ट्रैक को सेफली क्रॉस करना है, देन फाइंड V max with which cyclist can cross this track safely. वो किस V से इस ट्रैक को सेफली क्रॉस कर जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है ना? दिख रहा है? एक काम करते हैं, आपको हम एसवी का एक क्वेश्चन दे देते हैं। एसवी में क्वेश्चन है, इस अल्फा इज 90, R is 100 मीटर, this V is 18 km/h and mass of cyclist with cycle is I think 100 kg। आपको दिया हुआ है मास, दिया हुआ है 100 kg, ये V दिया हुआ है 18 km/h, उसको स्पीड से इसको सेफली क्रॉस करना है। अल्फा 90 है, R 100 मीटर है, देन फाइंड म्यू मिनिमम। मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, V मैक्स से कर दिया म्यू मिनिमम। फाइंड म्यू मिनिमम बिटवीन cycle and track so that cyclist can move with constant speed safely। ये क्वेश्चन है, आपको सब डाटा मैंने दे दिया, अब आपको निकालना है, you have to find mu between cyclist and track so that he can cross this track with this speed safely, मतलब without slipping। ये होमवर्क आप ट्राई करना, लेवल पे मैं करूंगा ये। चलो लास्ट टॉपिक, अच्छा एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन, एक और होमवर्क। हमारे पास एक रोटेटिंग टेबल है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसमें एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। इस टेबल का रेडियस r है, रोटेटिंग डिस्क है जिसका रेडियस r है, और हम r/2 पे इस ग्रुप में एक पार्टिकल रख दिए r/2 पे, ठीक है। स्मूथ है, वी हैव स्मूथ डिस्क। सो हमने इसको r/2 पे छोड़ दिया, तो ये तो श्योर है कि जब डिस्क स्मूथ है ये इसके साथ नहीं घूम पाएगा। देन क्वेश्चन इज फाइंड स्पीड विथ व्हिच the block comes out from groove। क्वेश्चन क्लियर है? We have a smooth disc of radius r. It is rotating with constant angular speed omega. A block is kept at distance r/2 from this axis. Then find a speed with which this block comes out from groove. किस स्पीड से ब्लॉक ग्रुप से बाहर आएगा, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक लिखिए,
effect on value of acceleration due to gravity due to rotation of earth. Effect on value of acceleration due to gravity due to rotation of earth. आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, राइट? सो अगर हम मान लें कि यहाँ पे कोई ब्लॉक बैठा हुआ है, रखा हुआ है, ये एंगल कुछ मान लिए अल्फा है, थीटा जो भी मानते हैं थीटा है। सो हम मानते हैं कि अर्थ उसको अपनी तरफ मतलब टुवर्ड्स द सेंटर mg से पुल करता है, यही ना? बट अर्थ फ्रेम क्या है, इनर्शियल या नो इनर्शियल? अगर अर्थ इधर mg से पुल कर रहा है और हम अर्थ में बैठे हुए हैं, सो अर्थ फ्रेम रहा है इनर्शियल नो इनर्शियल? अर्थ तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, फिर कांस्टेंट ओमेगा अर्थ रोटेट कर रहा है, सो अर्थ फ्रेम नो इनर्शियल है, रोटेटिंग फ्रेम है नहीं? So we have to apply centrifugal force. So इधर एक और फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये r क्या होगा? जस्ट लाइक सेम अभी आपको हम बॉल का क्वेश्चन करवाए थे कि यहाँ जो ब्लॉक या पार्टिकल रखा हुआ वो इस रेडियस में घूमेगा, राइट? वो जो है अगर अर्थ का रेडियस r है तो वो जो है इस रेडियस में घूम रहा है। अर्थ अपने अर्थ बॉल टाइप है, यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है और अर्थ रोटेट कर रहा है ओमेगा से, सो ये भी इस रेडियस स्मॉल r में रोटेट कर रहा है एंड स्मॉल r इक्वल टू r साइन थीटा। आज ही हम लोग किए हैं। सो दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। सो रियल में अब दो फोर्स लग रहा है, हमारे फ्रेम में एक mg लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो नेट कुछ इधर हो जाएगा and this is mg dash या mg इफेक्टिव। सो अगर हम नेट फोर्स देखें, हमारे पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये है mg और दूसरा फैक्टर ये है, बाद में हम r पुट कर दें m ओमेगा स्क्वायर r। कितना एंगल इसके बीच? अगर ये थीटा है, ये 90, तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये होगा 90 प्लस थीटा। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ये है, ये है, हमने बोल लिया है इसका ये पोजीशन एंगुलर पोजीशन थीटा है, इससे एक्सिस से एंगल थीटा है। सो ये 90 है, तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू फैक्टर? 90 प्लस थीटा। इसका नेट क्या होगा? सो अब हम चूंकि नेट फोर्स हम जी इफेक्टिव सिर्फ ले रहे हैं, तो हम इधर मान लें जी ओमेगा स्क्वायर आर। सो व्हाट इज जी इफेक्टिव? दैट विल बी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे एम जी इफेक्टिव यहाँ भी में सब मास कट जाएगा, इसलिए मैंने मास हटा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसको पुट करते हैं, इट विल बी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स ओमेगा 4 r square, r is r sin theta, so r square sin square theta minus 2g omega square r sin theta और cosine प्लस tan sin theta। ये ठीक से किसी को दिक्कत है इसमें? मैंने स्मॉल r इक्वल टू r sin theta बस पुट कर दिया है। ये बहुत सारा बुक में गलत लिखा रहता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लिखते हैं mg इफेक्टिव लिखें, यहाँ पे हर जगह m सब डाल देंगे, m बाहर आएगा वो कट जाएगा, राइट? तो ये g इफेक्टिव है। सो g इफेक्टिव आ गया दिस। आपको याद नहीं करना, आप तो निकाल सकते हो। अब बताओ एट पोल व्हाट इज थीटा? इस पॉइंट पे देखो 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा? 0। So what is G effective? What is G effective? ये भी 0, ये भी 0। G effective इक्वल टू G, मतलब पोल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
पोल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी का। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ एज्यूम करें तब भी किस पॉइंट पे जी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, पोल पर, राइट। क्या बोलता है इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो उस केस में भी यहाँ पे जी का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, जी इफेक्टिव एट इक्वेटर क्या होगा, एट इक्वेटर, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जनरल पर आपको निकाल दिए एट इक्वेटर, ऑन स्टार क्या होगा 90, तो व्हाट इज जी इफेक्टिव, देखो साइन 90 1 तो क्या बचेगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। देखो तो आ रहा है ना, मतलब g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सो g इफेक्टिव एट इक्वेटर क्या आ गया, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सो g इफेक्टिव एट इक्वेटर g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सो अगर बोलेगा इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा ना। अभी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, अब रोटेट करना बंद कर दिया मतलब जी हो जाएगा। अभी क्या है रियल में वहां वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अभी वहां पे जी है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। अब रोटेट करना बंद कर दिया तो जी हो जाएगा, तो वहां वैल्यू बढ़ जाएगा और पोल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पोल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वहां पे कोई फर्क आया नहीं, फैक्टिन आया, जी फैक्टिन ऑलवेज इक्वल टू जी। सो ये 2 रिजल्ट याद रखना है, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लास्ट ईयर जेईई ने पूछा है ये वाला शेष, और किसी पॉइंट पे निकालना है तो आप इसको तुरंत डिराइव कर सकते हो। ये बहुत सारे बुक में गलत होता है, बहुत सारे बुक में मिलता है जी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, सब गलत रहता है। ये सही है, बिल्कुल ये सही है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। ऐसे आप देखोगे वो भी यही दिए हैं और ये बिल्कुल सही है, लॉजिकल है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो हमने आप सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दिया। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। ओके, बाय बाय।